नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने समसूत्री कोश का विभाजन और अर्धसूत्री कोश का विभाजन को समझा था। दोस्तों, अगर इन दो विभाजन को लिंक कर कर पढ़ा जाए तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीव जो पाए जाते हैं वह जीव या तो नर होगा या फिर मादा होगा, अर्थात या मेल होगा या फिर फीमेल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कैसी होती है? 46 होती है। और हमने बताया कि मनुष्य में अपने लैंगिक अंग पाए जाते हैं और मादा में जो महिलाओं में अपने लैंगिक अंग पाए जाते हैं। दोस्तों, पुरुषों के अपने लैंगिक अंग होते हैं, मादाओं के अपने लैंगिक अंग होते हैं और उन लैंगिक अंगों में एक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम जनन कोशिका कहते हैं और इधर भी इनमें एक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, जैसे जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इधर भी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसके फलस्वरूप शुक्राणु नर में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ स्पर्म और यहाँ ओवम का निर्माण होता है। दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है, अर्ध का मतलब आधे, सूत्र का मतलब गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। जिस प्रकार से मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं और शुक्राणु बनते समय गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। दोस्तों, और फिर जैसे ही ये नर और मादा संभोग की क्रिया करते हैं तो इनके शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाते हैं और दोनों जब मिल जाते हैं तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है? जाइगोट का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, और जाइगोट जो दोनों मिलते हैं, जो जाइगोट का निर्माण हुआ दोनों के मिलने से हुआ है और जो दोनों मिलते हैं उस स्थान को हम फैलोपियन ट्यूब और हिंदी में कहें तो अंडवाहिनी बोलते हैं। दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि इस जाइगोट के निर्माण के पश्चात हम देखते हैं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई है? 46 हो गई है, क्योंकि इधर से जो नर के गुणसूत्र मतलब शुक्राणु के गुणसूत्र आए 23 और इधर अंडाणु के मतलब महिला के गुणसूत्र आए 23 और 23 मिलकर कितने हो गए? 46। तो इस प्रकार से फिर से 46 हो जाती है। हमने बताया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और यहाँ पर फिर से मिलकर 46 हो जाती है। मतलब जो जाइगोट है, जाइगोट में ऐसी क्षमता होती है, यह एक कोशिकीय होता है, मतलब एक कोशिका का बना होता है, लेकिन इसकी क्षमता होती है, इसके पूरे लक्षण एक मनुष्य के समान होते हैं। मतलब इसकी क्षमता एक संपूर्ण मनुष्य के शरीर को बनाने की होती है। फिर यहीं से समसूत्री कोश का विभाजन स्टार्ट हो जाता है और एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से 4, 4 से 8 और इस प्रकार से कोश का विभाजन होकर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। जैसे ही कोशिकाओं का एक समूह बन गया तो इससे भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और यह भ्रूण यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से कहाँ स्थापित हो जाता है? माँ के गर्भ में स्थापित हो जाता है। और यही भ्रूण, जब यही भ्रूण कोश का विभाजन करता रहता है, कौन सा कोश का विभाजन? समसूत्री कोश का विभाजन करता रहता है और अपने हाथ पैर सभी अंगों को, मतलब एक पूरे बॉडी को निर्मित कर लेता है। दोस्तों, और 9 महीने में यह भ्रूण पूरी तरह से अपने अंगों को बना लेता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 9 महीने बाद इस बच्चे की डिलीवरी होगी, क्योंकि 9 महीने बाद वह बच्चा पूर्ण रूप से अपने शरीर को तैयार कर लेता है। और इसके पश्चात भी समसूत्री विभाजन नहीं रुकता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो इसका मतलब समसूत्री विभाजन हो रहा है और बच्चा बड़ा होने के पश्चात भी समसूत्री विभाजन नहीं रुकता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे को घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने के लिए भी समसूत्री विभाजन होता है और उसके शरीर में कई कोशिकाएं मरती रहती हैं और उन कोशिकाओं जो मर चुकी हैं उनकी क्षति करने के लिए भी समसूत्री विभाजन होता रहता है। बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना आदि समसूत्री विभाजन के उदाहरण हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा है कि जो समसूत्री विभाजन है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है यह
पुरुष और महिलाओं के लैंगिक अंगों में होने वाली प्रक्रिया है। अगर सरल शब्दों में कहें कि समसूत्री विभाजन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, मतलब समसूत्री विभाजन करके हमारे शरीर के निर्माण की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन से केवल शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमने बताया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर अर्धसूत्री कोश का विभाजन के माध्यम से गुणसूत्रों की संख्या 23 ना की जाए, अर्थात 46 से आधी ना की जाए, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बंटाढार हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्र 46 हो जाएंगे, किसमें, शुक्राणु और अंडाणु में 46 हो जाएंगे। और इस प्रकार से जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो गुणसूत्र यहाँ पर 92 हो जाएंगे। और गुणसूत्र अगर 92 हो गए तो इस प्रकार से यह मनुष्य नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है। फिर तो यह कुंभकर्ण बन सकता है, राक्षस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, स्पाइडरमैन बन सकता है, पता नहीं कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान बहुत चालू थे। यहाँ पर भगवान ने क्या किया कि अर्धसूत्री विभाजन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अर्धसूत्री विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हो जाए, आधी आधी हो जाए, मतलब 23 हो जाए। कितनी हो जाए, 23 हो जाए। और फिर मिलने के पश्चात ये टोटल कितनी हो जाए, 46 हो जाए। और इस प्रकार से मनुष्य, यह जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के पश्चात मनुष्य बनने की क्षमता रखता है, जाइगोट। तो इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं। इस प्रकार से यही जाइगोट आगे चलकर एक पूर्ण मनुष्य बन जाता है। इस प्रक्रिया को आप समझ चुके हैं। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।